हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो कैसी है पब्लिक? स्वागत स्वागत स्वागत, सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी, प्रिपरेशन एग्जाम्स की बढ़िया चल रही होगी। जैसा मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग अपने पास मैराथन को देख लीजिएगा, जिससे आप लोग का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ऐसी कि आप लोग अपना रिवीजन कर चुके होंगे। एज प्रोमिस्ड कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आप लोगों को आरटीपी और पीवाईक्यू पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट का कराऊंगा, जिससे आप लोग की प्रैक्टिस हो जाएगी। अदर देन दिस, हमारे जो प्रैक्टिस सेशन थे मई 2025 के, वो इक्वली आपके लिए रिलेवेंट है। उन्हें भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाने के लिए। तो मालिक, आज के सेशन से हम लोग आरटीपी की सीरीज शुरू करेंगे और आरटीपी हम बैकवर्ड चलेंगे। मतलब आज के दिन के अंदर हम सितंबर 25 का आरटीपी और मई 25 का आरटीपी करेंगे, और इन दोनों आरटीपी से पहले हम जीएसटी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से पिछले 5-6 अटेम्प्ट का हम लोग आरटीपी से जीएसटी कवर करेंगे, फिर सेम इसी तरीके से हम इनकम टैक्स कवर करेंगे। और जब ये कार्यक्रम हो जाएगा तो उसके बाद हम इनकम टैक्स के बाद पीवाईक्यूज के ऊपर चले जाएंगे और पिछले 5 से 6 अटेम्प्ट का पीवाईक्यू भी कर लेंगे। राइट? तो अब बातचीत थोड़ी कम करते हैं और काम पे ज्यादा फोकस करते हैं। आज का टारगेट क्या होने वाला है सर? आज का टारगेट क्या होने वाला है मालिक? today's target is today's target is today's target is today's target is we are going to complete obviously September 25 का आरटीपी एंड May 25 का आरटीपी। इसमें हम लोग क्या कवर करेंगे सर? इन दोनों से हम लोग हमारे पास जीएसटी को कवर कर लेंगे। लगभग लगभग मेरे को 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। लगभग मेरे को 1.5 घंटे के आसपास लगेगा। अगले 1.5 घंटे के अंदर हम लोग इस टॉपिक को अपने पास कंप्लीट कर लेंगे। हमारा टारगेट जो है वो कंप्लीट कर, ठीक है। मोर फोकस विल बी ऑन डिस्कशन, कि हम प्रोविजंस को भी रिकॉल कर ले, क्वेश्चंस को भी अंडरस्टैंड कर ले, और जो वो टोटल इनकम वाला क्वेश्चन होता है, सॉरी जीएसटी कैलकुलेशन वाला जो क्वेश्चन होता है, वो मैं आपको लिख कर करवा दूंगा, जिससे आप लोग को समझ में आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरीके से इसको प्रेजेंट करना है। ठीक है मालिक? तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने उठाया है बेटा सितंबर 25 का आरटीपी। सबसे पहले हमने उठाया है सितंबर 25 का आरटीपी। सितंबर 25 के आरटीपी का सबसे पहले आ रहा है केस सिनेरियो। ठीक है, अब केस सिनेरियो को पढ़ने से पहले हैबिट डाल लो कि केस सिनेरियो के क्वेश्चंस क्या हैं वो रीड कर लो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो निकल कर आ रहा है, व्हाट वुड बी द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द आरएलपीएल फॉर द क्वार्टर अप्रैल टू जून। तो पहला क्वेश्चन एग्रीगेट टर्नओवर की बात कर रहा है। तो जब क्वेश्चन को रीड करेंगे तो एग्रीगेट टर्नओवर देख लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी in respect of the GST paid on the procurement of the goods meant for the purpose of corporate social responsibility। अब मैं आपको बताऊं, इस क्वेश्चन के लिए मेरे को पैराग्राफ रीड करने की जरूरत नहीं है सर। सेक्शन 17(5) क्लियरली बोलता है कि अगर आपने गुड्स और सर्विसेज प्रोक्योर करी हैं सीएसआर के लिए, तो उसका आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। मुझे पैराग्राफ रीड ही नहीं करना। तो इसका ऑप्शन कह रहा है द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू सच प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट अवेलेबल टू आरएलपीएल लिमिटेड। तो यही वाला ऑप्शन जो होने वाला है वो करेक्ट होने वाला है। फिर भी हम एक बार बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द अमाउंट ऑफ आईटीसी रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स इज अवेलेबल, नहीं। अमाउंट ऑफ आईटीसी ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ 50% इज अवेलेबल, नहीं। Amount of ITC shall be available to the registered person to whom such goods are distributed, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए है। ठीक है, इसके बाद पूछा जा रहा है RLPL Limited can claim the ITC for the invoice dated 20th March of the previous financial year up to the dash of the current financial year। प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का ITC मार्च के महीने का आप कब तक क्लेम कर सकते हो सर? आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है? आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट क्या है?
सर आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट है आपके पास आईटीसी क्लेम करने की लास्ट डेट है आपके पास अप टू 30th नवंबर ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, या फिर डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न ऑफ रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर। इन दोनों में जो भी आपका क्या होगा सर, इन दोनों में जो भी आपका अर्लियर होगा, इन दोनों में जो भी अर्लियर होगा, तो पैराग्राफ में देख लेंगे कि एनुअल रिटर्न कब फाइल हुई है। ठीक है सर। सब्सिडी रिसीव फ्रॉम द एनवायरमेंटल एनजीओ, सब्सिडी के बारे में पूछा गया है। इसके बाद which of the statement is true in relation to non-payment of consideration by the Bengaluru unit to the Pune office। ठीक है, चलिए, तो टोटल 5 क्वेश्चंस हैं जो हमें ध्यान रखने। एक बार हम पैराग्राफ रीड करते हैं तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। सतीश बेटा, आपने दोनों आरटीपी सॉल्व कर लिए हैं, आपकी मर्जी, आप ना देखो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। चलिए, कई बार ऐसा होता है जब आप टीचर के साथ डिस्कशन करते हो तो मैं कुछ चीजें और लिंक करता हूं, तो उससे आपकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपके पास 1-1.5 घंटा है तो आप देख सकते हो। चलिए, केस सिनेरियो, रैपिड मूव लॉजिस्टिक्स is a registered company based in Pune, Maharashtra, is engaged in providing the logistic and warehousing services, including the transport of goods by road, cold storage, warehousing for the perishable and consultancy services। तो बाबू ये कहां पर रजिस्टर्ड है? ये पुणे में रजिस्टर्ड है और इनका लॉजिस्टिक्स का काम है, वेयर हाउसिंग का काम है, गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन का काम है, कोल्ड स्टोरेज का काम है, कंसल्टेंसी सर्विसेज का काम है, और ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को भी स्टोर करते हैं, इसका भी काम है। ड्यूरिंग द क्वार्टर अप्रैल टू जून ऑफ द करंट ईयर, कंपनी अंडरटुक द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। कंपनी ने लॉजिस्टिक की सर्विसेज प्रोवाइड करी है हनुमान एंटरप्राइजेस को, जो कि अमरावती के हैं महाराष्ट्र में, 28 लाख रुपए की। शिव इंडस्ट्रीज को, जो कि रजिस्टर्ड है ग्वालियर मध्य प्रदेश में, 22 लाख रुपए की। अब एक बात बताओ, अगर आप लॉजिस्टिक्स की यानी कि ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हो तो क्या इस पे रिवर्स चार्ज लगता है कि फॉरवर्ड चार्ज लगता है? सर रिवर्स चार्ज लगता है। लेकिन कहीं पर भी क्वेश्चन में आपसे आरसीएम के बारे में नहीं पूछा गया, क्वेश्चन में कहीं पर भी आपसे टैक्स लायबिलिटी के बारे में नहीं पूछा गया, तो आरसीएम लग रहा है कि एफसीएम लग रहा है, इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना। सर्विसेज बाय वे ऑफ वेयर हाउसिंग ऑफ वेजिटेबल्स provided to Messrs Safal Farms registered in Solapur, Maharashtra, and Messrs Fresh Veggies registered in Vapi is rupees 8 lakh and 4 lakh respectively। तो ये सर्विस वैसे आपकी क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है। क्यों एग्जेम्प्ट होती है? क्योंकि आप एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की वेयर हाउसिंग दे रहे हो। सर ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, लेकिन आरसीएम में कवर है। ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, लेकिन ये आपकी क्या है? एग्जेम्प्ट है। ये आपकी एग्जेम्प्ट है। ठीक है। इसके बाद कहता है सेल ऑफ लैंड टू मिस्टर अमित इन पुणे फॉर रुपीज 1 करोड़ 20 लाख एक्सक्लूडिंग द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ 2.5 लाख। एक बात बताओ, लैंड कहां पर आता है सर? सर लैंड नेगेटिव लिस्ट में आता है। लैंड इज नीदर गुड्स नॉट सर्विस। तो क्या ये आउटवर्ड सप्लाई में आएगा? लैंड क्या आउटवर्ड सप्लाई में आएगा? नहीं सर, लैंड आउटवर्ड सप्लाई में नहीं आएगा सर, ये नेगेटिव लिस्ट की एंट्री है। ये आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी है। लैंड जो है वो आपके पास आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। क्या ये आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट बनेगा? सर ये आउटवर्ड सप्लाई का पार्ट नहीं बनेगा। फिर क्या कहता है? इट ऑल्सो received consultancy services from Mr. Shreyas, an architect, in the month of March of the previous financial year for rupees 80,000, but ITC was not availed till now. The related invoice is of 20th March of the previous financial year। इसी के बारे में क्वेश्चन था
कि पिछले साल का आपका कोई इनवॉइस है, उसका आईटीसी आपने क्लेम नहीं किया है, तो उसे आप कब तक क्लेम कर सकते हो? अप टू द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ये हमको देखना पड़ेगा। सप्लाइड गुड्स, अच्छा इट ऑल्सो रिसीव्ड था, रिसीव्ड था, तो रिसीव्ड का मतलब ये कौन सी सप्लाई थी सर? ये इनवर्ट सप्लाई थी, ये इनवर्ट सप्लाई थी। इसके बाद सप्लाइड गुड्स टू इट्स न्यूली ओपनड वेयर हाउस। सप्लाइड गुड्स, आपने गुड्स सप्लाई करे हैं, यानी कि ये आपकी क्या है? यानी कि ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई है, ये आपकी आउटवर्ड सप्लाई है। सप्लाइड गुड्स टू इट्स न्यूली ओपनड वेयर हाउस इन बेंगलुरु यूनिट वैल्यूड एट ₹6 लाख टू इट्स न्यूली ओपनड वेयर हाउस। अपने ही वेयर हाउस को, अपने ही वेयर हाउस को आपने सप्लाई किया है। इसके बाद कह रहा है कंपनी ने इस पे जीएसटी पे करी है, लेकिन बेंगलुरु यूनिट ने इसका पेमेंट नहीं किया है अगेंस्ट दिस इनवॉइस विद इन द पीरियड ऑफ 180 डेज। आप एक बात बताओ, अगर मैं अपनी ही किसी दूसरी यूनिट को सप्लाई करूंगा, मैं अपनी ही किसी दूसरी यूनिट को सप्लाई करूंगा विदाउट कंसिडरेशन, तो आपको नहीं लगता कि ये शेड्यूल 1 में कवर होगा? आपको नहीं लगता कि ये शेड्यूल 1 में कवर होगा? सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, सप्लाई टू रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। मैं अपनी ही बेंगलुरु यूनिट को गुड सप्लाई कर रहा हूं, तो ये डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई है, डीम्ड सप्लाई है, डीम्ड सप्लाई है। सर यहां पर तो कंसीडरेशन होता ही नहीं है, शेड्यूल 1 में तो कंसीडरेशन होता ही नहीं है। याद करो मेरे बच्चों, याद करो मेरे बच्चों, याद करो मेरे बच्चों, सेक्शन नंबर 16 जब मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर 180 डेज में आपको पेमेंट नहीं मिलती, तो जो रिसिपिएंट है वो अपना आईटीसी रिवर्स करता है। इसका एक्सेप्शन हमने पढ़ा था कि अगर आपकी सप्लाई आरसीएम में कवर होती है, तो वहां पर 180 डेज की कंडीशन नहीं देखी जाती। अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करी है, तो वहां पर भी 180 डेज की कंडीशन चेक नहीं करी जाती। तो क्या यहां पर आईटीसी रिवर्सल की कोई बात आएगी? सर यहां पे नो नीड टू रिवर्स द आईटीसी, देयर इज नो नीड टू रिवर्स द आईटीसी, क्योंकि सर ये डीम्ड सप्लाई है, ये डीम्ड सप्लाई है। तो जब डीम्ड सप्लाई होती है तो आईटीसी के रिवर्सल की बात नहीं होती, वहां पे 180 डेज की कंडीशन नहीं लगती। In addition to the aforesaid transaction, RLPL spent an amount of 5 lakh on the procurement of certain goods which were distributed as a CSR. तो आपने गुड्स खरीदे हैं जिनको आपने CSR के तौर पे बांट दिया है, तो यहां पर क्या आपको आईटीसी मिलेगा? द आंसर इज नो। ड्यूरिंग द सेम क्वार्टर आपको सब्सिडी मिली है 40,000 रुपए की from the environmental NGO for adopting the green refrigeration and using the electric vehicles for the logistics. This subsidy was linked to the performance metric, that is carbon reduction, and not the price of the service. याद करो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस है, अगर सब्सिडी डायरेक्टली लिंक्ड टू प्राइस है और वो अदर देन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से आ रही है, तो वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनती है। लेकिन यहां पर ये लिंक्ड नहीं है टू द प्राइस ऑफ सर्विस, लिंक्ड नहीं है टू द प्राइस ऑफ सर्विस। यानी कि ये कौन सी सब्सिडी है? यानी कि ये कौन सी सब्सिडी है? याद करो मैंने आपको बताया था सब्सिडी दो तरीके की होती है, एक जो लिंक्ड टू प्राइस होती है और एक जो ब्लैंकेट होती है। ये ब्लैंकेट सब्सिडी है। तो क्या ब्लैंकेट सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट होती है? क्या इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करते हैं? तो सर इसे इंक्लूड नहीं करके चलते हैं इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई, इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाया जाता है, इसे वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनाया जाता। तो चलिए, पहला सवाल था एग्रीगेट टर्नओवर, हमने हल कर लिया है। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है याद करो। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या आता है? सर एग्रीगेट टर्नओवर में आपकी आउटवर्ड सप्लाई आती है, आपकी टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई आती है, चाहे इस पे टैक्स एफसीएम में लगे, चाहे इस पे टैक्स आरसीएम में लगे। सर इसके अंदर आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई आती है, सर इसके अंदर आपकी एक्सपोर्ट आती है,
और इसके अंदर आपने जो डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई करी होती है वो आती है। तो बाबू आपने जो लॉजिस्टिक की सर्विस दी है, लॉजिस्टिक क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। लॉजिस्टिक क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। तो आपने 28 और 22 50 लाख रुपए की ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है जो आरसीएम में आती है, एफसीएम वाली नहीं दी आपने। इसके बाद आपने यहां पर वेयर हाउसिंग की सर्विसेज दी थी वेजिटेबल्स को, जो कि एग्जेम्प्ट थी। 8 और 4 12 लाख की, 12 लाख की, 8 और 4 12 लाख की। एक्सपोर्ट का डेटा इस क्वेश्चन में नहीं था, लेकिन आपने बेंगलुरु यूनिट को जो कि आपका डिस्टिंक्ट पर्सन था, उसे आपने 6 लाख का माल दिया था, उसे आपने 6 लाख का माल दिया था। तो डिस्टिंक्ट पर्सन को आपने 6 लाख का माल दिया है। इसका टोटल करेंगे तो 68 लाख आएगा। आपका राइट आंसर क्या निकल कर आएगा बेटा? आपका राइट आंसर डी निकल कर आएगा। डी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद अगला तो हमने सॉल्व कर ही लिया था। थर्ड वाला, आरएलपीएल कब तक आईटीसी ले सकता है? अब यहां पर देखो, कंपनी हैज बीन कंप्लाइंट इन फाइलिंग द पीरियोडिक रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स ऑन द टाइम ड्यूरिंग द ईयर एंड हैज फाइल्ड द एनुअल रिटर्न ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर ऑन 15 अक्टूबर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो आपने यहां पर एनुअल रिटर्न कब तक फाइल कर दी थी? 15 अक्टूबर तक फाइल कर दी थी। तो अब मुझे बताओ, 15 अक्टूबर पहले आती है कि 30 नवंबर पहले आती है? सर अर्लियर तो 15 अक्टूबर निकलेगा, अर्लियर तो 15 अक्टूबर निकलेगा। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? सी बनेगा। सर आपको जो ब्लैंकेट सब्सिडी मिली थी, ब्लैंकेट सब्सिडी मिली थी, क्या वो ब्लैंकेट सब्सिडी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा? ट्रीटेड एज अ पार्ट, ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन? नहीं सर, ब्लैंकेट सब्सिडी कंसिडरेशन का पार्ट नहीं होती। एक्सक्लूडेड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन वैल्यू एज इट इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई, ये मुझे करेक्ट लग रहा है, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। इंक्लूडेड इन द वैल्यू? नहीं सर, नहीं इंक्लूड करेंगे। इंक्लूडेड ओनली इफ रिसीव्ड? नहीं करेंगे सर, नहीं करेंगे, इंक्लूड तो करना ही नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर यहां पर क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा। Which of the following statement is true in relation to the non-payment of consideration by the Bengaluru unit to the Pune office? The distinct person से आपको पैसा नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। डिस्टिंक्ट पर्सन को तो बिना कंसिडरेशन के ही सप्लाई किया जाता है, वहां पर 180 डेज की कंडीशन चेक नहीं करते। बेंगलुरु यूनिट शैल रिवर्स द आईटीसी? नहीं सर, रिवर्स द आईटीसी क्यों? रिवर्स द आईटीसी नहीं करेगी, रिवर्स आईटीसी। बेंगलुरु यूनिट शैल रिवर्स द आईटीसी? अरे नहीं करेगी रिवर्स आईटीसी। रिस्ट्रिक्शन ऑफ 180 डेज इज नॉट एप्लीकेबल इन द प्रेजेंट केस, ये मुझे सही लग रहा है। द पुणे गोडाउन शैल इश्यू अ क्रेडिट नोट? अरे काहे का क्रेडिट नोट? कोई क्रेडिट नोट। तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या निकल कर आ जाएगा? सी निकल। ठीक है मालिक, इसी के साथ हमने केस बेस्ड सिनेरियो को निपटा लिया है। इसी के साथ हमने केस बेस्ड सिनेरियो को निपटा लिया है। आइए अब हम बातचीत करते हैं हमारे पास अगले क्वेश्चन की, अगले क्वेश्चन की बातचीत करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है सर? सर अगला क्वेश्चन हमारे पास निकल कर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 6। मिस्टर सागर चतुर्वेदी, मिस्टर सागर चतुर्वेदी एक रजिस्टर्ड व्यक्ति हैं अंडर जीएसटी, इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग मल्टीपल सर्विसेज एज डिस्कस्ड इन द टेबल बिलो इन मुंबई महाराष्ट्र। ही हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन with respect to the services supplied and received by him during the month of April। हमेशा याद रखना कि जो जीएसटी पेमेंट वाला क्वेश्चन होता है उसमें महीना जरूर से चेक कर लेना कि कौन से मंथ का आपको इंफॉर्मेशन दिया गया है। तो आपको अप्रैल मंथ का इंफॉर्मेशन दिया गया है। सागर चतुर्वेदी एक रजिस्टर्ड व्यक्ति है अंडर जीएसटी, यानी कि सागर चतुर्वेदी यहां पर कौन है? एक इंडिविजुअल है, सोल प्रोपराइटर है, सोल प्रोपराइटर, सोल प्रोपराइटर है। तो सोल प्रोपराइटर अपनी इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि आपने सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स की टू द संस्कार कॉलेज ऑफरिंग द डिग्री कोर्सेज रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। अब हमने क्या पढ़ा था सर? हमने क्या पढ़ा था सर कि अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हो, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देते हो किसी स्कूल को और स्कूल आगे ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देता है अपने बच्चों को,
तो बाबू ये भी आपका एग्जेम्प्ट होता है, ये भी आपका एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। वहीं पे अगर आप ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज देते हो किसी कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को, और कॉलेज यूनिवर्सिटी आगे अपने बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देती है, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी आगे जो सर्विस देगी वो तो एग्जेम्प्ट होगी, लेकिन आपने जो कॉलेज और यूनिवर्सिटी को सर्विस दी है वो टैक्सेबल होगी। तो यहां पर हमने कॉलेज को सर्विस दी है, हमने कॉलेज को सर्विस दी है, हमने कॉलेज को सर्विस दी है, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट प्रोवाइडेड टू कॉलेज, कॉलेज हमने कॉलेज को दी है, तो ये अपने पास टैक्सेबल होने वाली है। अब मुझे ये बताओ कि इसे इंटर मानेंगे कि इंट्रा मानेंगे। हम मुंबई महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड हैं, हम मुंबई महाराष्ट्र के रजिस्टर्ड हैं, इसे इंटर मानोगे कि इंट्रा मानोगे? सर क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि सर ये कॉलेज किधर का है, नहीं बताया गया, तो हम यहां पर मान के चलेंगे कि ये इंट्रा है, ये इंट्रा है। तो इसके ऊपर आउटपुट का सीजीएसटी और आउटपुट का एसजीएसटी लग जाएगा, इस पे आउटपुट का सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। सिमिलरली आपने आउटवर्ड सप्लाई करी है सर्विसेज ऑफ मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस। पैडी क्या होती है सर? पैडी क्या होती है सर? धान बोलते हैं शायद इसको, पैडी को शायद धान बोलते हैं, धान से राइस बनता है, धान से राइस बनता है। तो पैडी जो है, पैडी जो है वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, पैडी जो है वो आपके पास क्या है सर? पैडी जो है वो आपके पास एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, और आपका राइस जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। वो आपका नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। पैडी इज द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड राइस इज द नॉन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। अब याद करो जब हम एग्जेम्पशन वाली सर्विसेज पढ़ रहे थे, याद करो जब हम एग्जेम्पशन वाली सर्विसेज पढ़ रहे थे, और एग्जेम्पशन वाली सर्विसेज में मैंने आपको एग्रीकल्चर वाली सर्विसेज पढ़ाई थी, तो इसमें मैंने आपको एक पॉइंट पढ़वाया था कि आप ऐसे प्रोसेस करते हो, आप ऐसे प्रोसेस करते हो जो ऑल्टर नहीं करते एसेंशियल कैरेक्टर, जो ऑल्टर नहीं करते एसेंशियल कैरेक्टर। तो अगर तुमने पैडी को राइस में कन्वर्ट कर दिया, अगर तुमने पैडी को राइस में कन्वर्ट कर दिया, तो तुमने एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर कर दिया। पैडी अब पैडी नहीं रहा, वो तो राइस बन गया। पैडी अब पैडी नहीं रहा, वो राइस बन गया, आपने एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर कर दिया। अरे बाबू जब एसेंशियल कैरेक्टर ऑल्टर कर दिया तो अब ये टैक्सेबल होगा, अब ये टैक्सेबल होगा, ठीक है। अगेन आपको ये नहीं बताया कि इंट्रा है कि इंटर, तो मान के चलना कि इंट्रा है, ठीक है। इसके बाद आपने रिसीव करी है, रिसीव करी है, रिसीव करी है, रिसीव करी है, मतलब कि ये कौन सी सप्लाई है? इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई है। रिसीव करी है सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड फ्रॉम सिंधु ट्रांसपोर्टर, सिंधु ट्रांसपोर्टर एंड अनरजिस्टर्ड जीटीए ऑफ नागपुर महाराष्ट्र। आपने जीटीए की सर्विसेज रिसीव करी हैं और जीटीए अनरजिस्टर्ड है, तो हमने क्या समझा था कि जीटीए की सर्विस पे बाय डिफॉल्ट क्या लगता है? आरसीएम लगता है, आरसीएम लगता है। तो अब ये इनवर्ट सप्लाई है, ये इनवर्ट सप्लाई है, ये इनवर्ट सप्लाई है। सप्लायर भी नागपुर महाराष्ट्र का है, सप्लायर भी नागपुर महाराष्ट्र का है, तो इस पे बेटा आरसीएम लगेगा, इस पे आरसीएम लगेगा, आरसीएम लगेगा। आरसीएम में आपके पास सीजीएसटी और एसजीएसटी लग जाएगा। अच्छा मुझे सोचकर बताना, अगर ये इनवर्ट सप्लाई है तो इसका आईटीसी भी मिलेगा, अगर ये इनवर्ट सप्लाई है तो इसका आईटीसी भी मिलेगा, मतलब दो ट्रीटमेंट होंगे, आपका रिवर्स चार्ज भी लगेगा और आपको आईटीसी भी मिलेगा। इसके बाद आपने ऑर्गेनाइज करा है बिजनेस एग्जीबिशन इन गुजरात फॉर द रमेश इंडस्ट्रीज रजिस्टर्ड इन दिल्ली। हम लोगों ने प्लेस ऑफ सप्लाई में एक सेक्शन पढ़ा था, इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला, इवेंट ऑर्गेनाइज करने वाला हमने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 12(7), कि अगर आप इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो और रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनती है? लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट।
यहां पर हमने इवेंट किसके लिए ऑर्गेनाइज किया है? हमने यहां पर इवेंट ऑर्गेनाइज किया है रमेश इंडस्ट्रीज के लिए, और रमेश इंडस्ट्रीज दिल्ली में रजिस्टर्ड है। रमेश इंडस्ट्रीज दिल्ली में रजिस्टर्ड है। हम कहां पे रजिस्टर्ड है? हम मुंबई महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है। सप्लायर जो है वो महाराष्ट्र का है, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली की है, यानी कि ये ट्रांजैक्शन कहां पर जाएगा? आईजीएसटी में जाएगा। तो इस पे आउटपुट टैक्स लगेगा आपका आईजीएसटी का, क्योंकि यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या निकल कर आएगी? यहां पे प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली निकल कर आएगी सेक्शन 12(7) के हिसाब से। ठीक है, इसके बाद आपने प्रोवाइड करी है ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज ऑफ आशियाना इंटीरियर्स, अ प्रोप्राइटरशिप कंसर्न ऑफ राजस्थान विच वॉज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। तो ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज के लिए भी आपने कुछ पढ़ा था, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज के लिए भी आपने कुछ पढ़ा था, सेक्शन 12(5) ट्रेनिंग एंड अप्रेजल सर्विस। रिसिपिएंट अगर रजिस्टर्ड है तो रिसिपिएंट की लोकेशन, रिसिपिएंट अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर सर्विस परफॉर्म करी गई है वो लोकेशन। तो यहां पर आपका जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड नहीं है, रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड नहीं है। और क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि ट्रेनिंग कहां पर दी गई है, क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि ट्रेनिंग कहां पर दी गई है। तो मान के चलेंगे इंट्रा है, मान के चलेंगे इंट्रा है, तो इस पे सीजीएसटी और एसजीएसटी निकल कर आ जाएगा। इसके बाद आपने रिकवरी एजेंट की सर्विस दी है टू अ कार डीलर। याद करो हमने आरसीएम पढ़ा था रिकवरी एजेंट की सर्विस का। आरसीएम कब लगता है? जब आप बैंक को, एनबीएफसी को सर्विस देते हो। अगर आपने रिकवरी की सर्विसेज कार डीलर को दी है तो क्या आरसीएम लगेगा? नहीं सर, यहां पे कोई आरसीएम नहीं लगेगा, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। अगेन क्वेश्चन साइलेंट है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा देंगे। इसके बाद आपने लीगल सर्विसेज अवेल करी हैं फॉर द ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन इंडिविजुअल एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात। सर लीगल सर्विसेज अगर आपको लीगल सर्विसेज मिलती है, लीगल सर्विसेज मिलती है, वकील साहब से सर्विस मिलती है, तो वकील साहब की सर्विस आरसीएम में आ जाती है, वकील साहब की सर्विस आरसीएम में आ जाती है, आरसीएम में आ जाती है, आरसीएम में आ जाती है। अच्छा, इस पे आरसीएम भी लगेगा और इस पे आपको आईटीसी भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि आपने सर्विस अवेल करी है। ये आपके लिए इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई है, ये आपके लिए इनवर्ट सप्लाई है। इनवर्ट सप्लाई का आपको आईटीसी भी मिलता है, इनवर्ट सप्लाई का आपको आईटीसी भी मिलता है। तो आप इसे रिवर्स चार्ज में टैक्स भी दोगे और इसका आईटीसी भी लोगे। अच्छा, इसके बाद आपने स्पॉन्सर करा है एक बिजनेस को इन अ क्रिकेट मैच, सॉरी स्पॉन्सर्ड हिज बिजनेस इन अ क्रिकेट मैच organized by Mumbai Cricket Association, Maharashtra, wherein he paid an amount of 1,50,000 to the association. तो यहां पर एसोसिएशन ने क्या किया है? सर एसोसिएशन ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है, एसोसिएशन ने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है किसको? सागर को, सागर को, सागर को। और सागर ने इसके बदले में क्या करा है सर? सागर ने इसके बदले में 1,50,000 रुपए का पेमेंट करा है। यहां पे सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन है और सर्विस रिसिपिएंट आपका बॉडी कॉर्पोरेट, सॉरी इंडिविजुअल है। आप मुझे बताओ क्या यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा? क्या यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं सर, सर रिवर्स चार्ज इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि जो रिसिपिएंट है वो ना तो बॉडी कॉर्पोरेट है और ना ही वो पार्टनरशिप फर्म है। रिवर्स चार्ज तभी लगता है, रिवर्स चार्ज तभी लगता है जब रिसिपिएंट या तो बॉडी कॉर्पोरेट हो या फिर रिसिपिएंट जो है वो अपने पास पार्टनरशिप फर्म हो। ना तो ये बॉडी कॉर्पोरेट है ना तो पार्टनरशिप फर्म है, यहां पे एफसीएम लगेगा। अच्छा सर, सागर कौन है? सागर कौन है? सर सागर को सर्विस मिली है, सागर को सर्विस मिली है, सागर को सर्विस मिली है, मतलब कि ये इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई है। और इसका सागर को क्या मिलेगा? आईटीसी मिलेगा। यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा, यहां पे आरसीएम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि जो रिसिपिएंट है वो आपका इंडिविजुअल है। फिफ्थ में मुंबई दिया है, हाँ तो मुंबई होगा ना,
आप भी तो मुंबई के हो, तभी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया है, तभी तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाया है। इंट्रा मान लिया ना कि आप मुंबई के हो, आपने सर्विस मुंबई में दी होगी। एवरीवन सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, वैसे तो इजी है। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, वैसे तो बहुत ही ज्यादा इजी है, वैसे तो बहुत ही ज्यादा जो है ये इजी है, पर चलो कोई नहीं, कर लेते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला काम आप यहां पे क्या करोगे बेटा? सबसे पहला काम आप क्या करोगे सर? सबसे पहला काम आप यहां पे आउटपुट टैक्स निकालोगे। सबसे पहला काम आप यहां पे क्या करोगे सर? सबसे पहला काम आप यहां पे आउटपुट टैक्स निकालोगे। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। ठीक है जी, ठीक है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, राइट। अच्छा, आपके पास जो है उसमें लिखा हुआ है ट्रेनिंग प्रोवाइड करी है मुंबई, बढ़िया है, हो सकता है मेरी आउटडेटेड हो। चलिए, पहला ट्रांजैक्शन क्या था सर? पहला ट्रांजैक्शन क्या था सर? पहला ट्रांजैक्शन था कि आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है किसको? आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दी है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है टू कॉलेज। आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस दी है टू कॉलेज, कैल बी, कैल बी टैक्सेबल, कैल बी टैक्सेबल। कितने रुपए की सर्विस थी? 90,000 रुपए की सर्विस थी, और जीएसटी का रेट 9% लेके चलना है। जीएसटी का रेट 9% लेके चलना है, तो 90,000 का 9%। एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन में हमेशा मान लेना कि इंट्रा है, तो 8,100 का सीजीएसटी, 8,100 का एसजीएसटी। ठीक है सर। इसके बाद दूसरा दूसरा पॉइंट आपके पास निकल कर आ रहा है, आपने मिलिंग करी है ऑफ पैडी इनटू राइस, मिलिंग करी है ऑफ पैडी इनटू राइस, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज टैक्सेबल, इज टैक्सेबल एज, आपने असेंशियल कैरेक्टर क्या कर दिया है? एज असेंशियल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इज ऑल्टर्ड। आपका जो असेंशियल कैरेक्टर है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का वो ऑल्टर हो गया है, इसलिए टैक्सेबल हो जाएगा। 1,80,000 रुपए का है, 1,80,000 रुपए का है। यहां पर भी आपका इंट्रा था 1,80,000 का 9%, 16,200 रुपए, 16,200 रुपए। तुम लोग मेरे साथ साथ लिख रहे हो, खाली मुझसे मेहनत करवा रहे हो, क्योंकि मैं तुमको बताऊं, मैं सीए 13 साल पहले बन गया था, मैंने अपने सारे इम्तिहान लिख दिए थे, और भगवान की कृपा से अच्छे नंबरों से पास भी हो गया था, है ना? तो आपको भी लिखना है, इसको एक्सप्लेन भी करना है। क्या चीकू एक्सप्लेन कर तो रहे हैं? ये जो मैंने लिखा है ये एक्सप्लेनेशन ही तो लिखा है, ये जो मैंने लिखा है ये एक्सप्लेनेशन ही तो लिखा है। आप एक्सप्लेनेशन अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, ठीक है? एक्सप्लेनेशन आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, आपको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? चलिए, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा आपका आईटीसी का था, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा आईटीसी का अभी देख लेंगे। चौथा, आपने बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा है, आपने बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा है, बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा है, बिजनेस एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज करा है, इन इंडिया इज टैक्सेबल
इज टैक्सेबल एंड एज आपका जो सर्विस रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, देयरफॉर आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा वो होगा शैल बी द लोकेशन ऑफ सर्विस रिसिपिएंट दैट इज दिल्ली, देयरफॉर हेंस कर दो, हेंस आपका ये इंटर स्टेट सप्लाई है और क्योंकि ये आपका इंटर स्टेट सप्लाई है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। बच्चा कह रहा है इतने से एक्सप्लेनेशन से काम चल जाएगा, अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा, कूद कूद के दौड़ेगा, ठीक है। चलिए 20 लाख रुपए का है और इस पे 18% की जीएसटी लग जाएगी। 20 लाख का है और इस पे 18% की जीएसटी लग जाएगी, तो 3,60,000 रुपए की जीएसटी, 3,60,000 रुपए की आपके पास जीएसटी है, 3,60,000। इसके बाद अगला ट्रांजैक्शन क्या है, प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज 1 लाख रुपए की, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज 1 लाख रुपए की। चौथा पॉइंट, ट्रेनिंग टू एम्प्लॉइज ऑफ अनरजिस्टर्ड रिसिपिएंट shall be taxable and place of supply shall be location where service is performed, that is Mumbai, therefore supply is intrastate, therefore supply is intrastate। ठीक है, 1 लाख रुपए का था, 1 लाख का 9%, 9,000 9,000, ठीक है मालिक। इसके अलावा और कुछ है आपके पास, इसके अलावा और कुछ है आपके पास, अगर सर्विस बिजनेस एग्जीबिशन इंडिया के बाहर होता तो एग्जेम्प्ट होता, ठीक है। इसके बाद आपने रिकवरी एजेंट की सर्विस दी है टू कार डीलर, 30,000 रुपए की रिकवरी एजेंट की आपने सर्विस दी है टू कार डीलर, रिकवरी एजेंट का आपने सर्विस दिया है टू कार डीलर इज टैक्सेबल as exemption is available, as exemption is available if service recipient is bank or NBFC। अगर सर्विस रिसिपिएंट बैंक या फिर एनबीएफसी होता तो आपको एग्जेम्पशन मिलता, ठीक है। सर्विस कितने रुपए की है मालिक, सर्विस 30,000 रुपए की है, 30,000 रुपए की सर्विस है, 9% के हिसाब से 2700। इसके अलावा आपके पास बाकी दोनों इनवर्ड हैं, बाकी दोनों इनवर्ड, तो इसका टोटल कर लो, आपके पास टोटल आउटपुट टैक्स आ जाएगा, आपके पास टोटल आउटपुट टैक्स आ जाएगा, टोटल आउटपुट टैक्स, हाँ सॉरी 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 सॉरी, माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक माय मिस्टेक, एग्जेम्पशन नहीं आरसीएम, एग्जेम्पशन नहीं आरसीएम, क्षमा कर दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलिए टोटल आउटपुट टैक्स आपके पास कितना आ जाएगा सर, टोटल आउटपुट टैक्स आपके पास आ जाएगा 8,100, 16,200, 9,000 एंड 2,700, 36,000 रुपए आ रहा है, 36,000 रुपए
CGST आ रहा है, 36,000 रुपए SGST आ रहा है और 3,60,000 रुपए आपका IG, 3,60,000 रुपए आपका IGST आ रहा है। सर इसका एक बार सॉल्यूशन भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन में यही हुआ है कि नहीं। यही हुआ है 36,36,360, 36,36,360। तो जो आपका टोटल आउटपुट GST आ रहा है वो हमारा ठीक आ गया। दूसरा काम कर लेते हैं सर, दूसरा काम कर लेते हैं। दूसरा काम आपका क्या है अब इसमें, दूसरा काम अब आपका इसमें क्या है सर? सर दूसरा काम है इसके अंदर कि अब आप इसके अंदर क्या कर लो सर, अब आप इसके अंदर ITC निकाल लो सर। अब आप इसके अंदर ITC निकाल लो। ITC के लिए भी वही कर लो, CGST अलग कर लो, SGST अलग कर लो, IGST अलग कर लो। ठीक है मालिक, CGST, SGST, IGST। चलिए सबसे पहले आपके पास रिवर्स चार्ज किस में आया था सर? सबसे पहले रिवर्स चार्ज आया था हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन सर्विस पे, 2 लाख रुपए की ट्रांसपोर्टेशन सर, 2 लाख रुपए की ट्रांसपोर्टेशन सर। तो रिसीव करी थी आपने ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। अच्छा कितना GST लगेगा? ऑब्वियसली 5% लगेगा, सॉरी 2.5% ईच लगेगा, 2.5% ईच लगेगा। तो 5,000 और 5,000 एवरीवन। रिवर्स चार्ज में 5%, रिवर्स चार्ज में 5% का ITC लगता है, रिवर्स चार्ज में 5% का ITC लगता है ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस पे। इंट्रा ट्रांजैक्शन है तो CGST और SGST आ जाएगा 5,000। इसके बाद आपके पास लीगल सर्विसेज थी, लीगल सर्विसेज थी जो आपको गुजरात से मिली थी, लीगल सर्विसेज थी जो आपको गुजरात से मिली थी। तो लीगल सर्विसेज के केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लीगल सर्विसेज के केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? आप किधर के हो, आप किधर के हो एवरीवन? आप यहां पर मुंबई के हो, आप यहां पर मुंबई के हो। सर्विस प्रोवाइडर किधर का है सर? सर्विस प्रोवाइडर आपके पास गुजरात का है, सर्विस प्रोवाइडर आपके पास गुजरात का है, सर्विस प्रोवाइडर आपके पास गुजरात का है। तो सर्विस प्रोवाइडर गुजरात का है, सर्विस रिसिपिएंट आपका मुंबई का है। तो यहां पर ये इंटर स्टेट बन जाएगा, इंटर स्टेट बन जाएगा और आपका IGST निकल कर आएगा, IGST निकल कर आएगा, आपका IGST निकल कर आएगा। लीगल सर्विसेज अवेल्ड, लीगल सर्विसेज अवेल्ड। तो यहां पे आप कौन सा सेक्शन लगाओगे? 12(2), 12(2), 12(2). सर्विस रिसिपिएंट आपका रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी? सर्विस रिसिपिएंट की लोकेशन। सर्विस प्रोवाइडर गुजरात का है, सर्विस रिसिपिएंट मुंबई का है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? मुंबई माना जाएगा। लीगल सर्विसेज अवेल्ड, कितने की लीगल सर्विसेज थी सर जी? लीगल सर्विसेज थी आपके पास 1,60,000 रुपए की। तो 1,60,000 पे, 1,60,000 पे 18%, 28,800, 28,800। एंड लास्टली आपकी स्पॉन्सरशिप सर्विस, स्पॉन्सरशिप मुंबई में हुई है, आप भी मुंबई के हो और सर्विस भी मुंबई की है, आप भी मुंबई के हो और सर्विस भी मुंबई की ही है। तो स्पॉन्सरशिप में आपके पास 1.5 लाख का था, 1.5 लाख का 9%, 1.5 लाख का 9%, 13,500 और 13,500 टोटल ITC 18,500, 18,500, 28,800 एवरीवन, एवरीवन। टोटल ITC, टोटल ITC, टोटल ITC
टोटल आईटीसी 18,500, 18,500 और 28,000। टोटल आईटीसी 18,500, 18,500 और 28,000। 18,500, 18,500 और 28,800 था, 28,000 था। 1,60,000 का 18%, 28,800, 28,800। यहां शायद गलती नहीं करी इन लोगों ने, बुक के सॉल्यूशन में गलती लग रही है मेरे को। 1,60,000 का 18%, 28,800 आता है यार। एक बार चेक करना, आप लोग भी जरा चेक करना, यहां पे मिस्टेक नहीं है। 1,60,000 का 18% इस 28,800, और मेरे पास जो है उसमें 28,000 प्रिंटेड है, आप एक बार चेक कर लेना। ठीक है, दिस शुड बी 28,800, दिस शुड बी 28,800। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। इसके बाद तीसरी चीज आरसीएम किस में लगेगा। तीसरी चीज, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहां लगेगा। सर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन दो जगह पे लगेगा। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन दो जगह पे लगेगा। लो जी, आरसीएम में जो आपको टैक्स देना है वो कितना देना है। आरसीएम में आपको टैक्स देना है 5,000, 5,000 और 28,800। ठीक है, ये आपका आरसीएम का टैक्स आ गया सर, ये आपका आरसीएम का टैक्स आ गया। कि आरसीएम में आपको कितना टैक्स देना है, 5,000, 5,000, 28,800। जीटीए तो आईटीसी क्लेम ही नहीं कर सकता, तो जीटीए थोड़ा ना कर रहा है आईटीसी क्लेम, हम कर रहे हैं। जीटीए ने हमें सर्विस दी है, हम रजिस्टर्ड है, हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं। जीटीए थोड़ा ना क्लेम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए कितना जीएसटी पेमेंट करनी है आपको कैश में। कितना आपको जीएसटी पेमेंट करना है कैश में। तो आपको क्या करना होता है, याद है आपको कि भूल गए। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। सबसे पहले आप लिखो कि आपको आउटपुट टैक्स कितना देना है। तो आपको आउटपुट टैक्स देना है 36, 36 और 360। 36, 36 और 360। अब जब आईटीसी क्लेम करते हैं तो आईटीसी सबसे पहले किसका क्लेम करते हैं, आईजीएसटी का क्लेम करते हैं। आईजीएसटी में आपके पास कितना है, 28,800 है, 28,800 है। इसके बाद किसका क्लेम करते हैं, सीजीएसटी का और एसजीएसटी का। सीजीएसटी और एसजीएसटी में आपके पास 18,500 है, 18,500 है। अठारह पांच सौ है। तो ये आपकी क्या आएगी सर, दिस इज योर नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। दिस इज योर नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, 36,000 माइनस 18,500, 17,500, 17,500 और 360 माइनस 28,800, 331,200, 331,200, 331,200, 331,200। अब इसमें क्या करना है सर, सर इसमें जो टैक्स आपको पे करना है अंडर आरसीएम वो ऐड कर दो। तो आपका टैक्स पेबल है अंडर आरसीएम वो ऐड कर दो। आरसीएम में आपको कितना देना था, इधर देने थे 5,000, इधर देने थे 5,000 और इधर देने थे 28,800। तो आपका जो जीएसटी पेबल इन कैश आएगा, जो आपका जीएसटी पेबल इन कैश आएगा वो आएगा 22,500, 22,500 और 3,60,000। 22,500, 22,500 और 3,60,000। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लेट्स चेक द आंसर, लेट्स चेक द आंसर, लेट्स चेक द आंसर, लेट्स चेक द आंसर। 22,500, 22,500 और 300। ठीक है, 22,500, 22,500 और 360, दिस इज द करेक्ट आंसर। तो आपका 3 स्टेप्स में काम होता है।
बल्कि 4 स्टेप्स में काम हुआ। सबसे पहले आप क्या निकालोगे? सबसे पहले आप आउटपुट टैक्स निकाल लोगे, फिर आप क्या कर लेना, आईटीसी निकाल लेना, फिर आप आरसीएम निकाल लेना, और फिर आप जीएसटी पेमेंट इन कैश निकाल। अच्छा, अगर मान लो क्वेश्चन में आपसे नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पूछता तो क्या होता? अगर क्वेश्चन में वो आपसे नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पूछता तो क्या होता? तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता। अगर क्वेश्चन में वो नेट आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पूछता तो आपका आंसर यहीं पे खत्म हो जाता, आपको ये आरसीएम वाला पॉइंट ऐड करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर जीएसटी पेबल इन कैश पूछेगा तो आपको ये आरसीएम वाला अमाउंट इसमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, 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 हाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है सर? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर। आरसीएम का टेबल बनाना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है, आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो। आरसीएम वाला का आपको अलग से टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स ऑर्गेनाइज्ड अ बिजनेस समिट इन सूरत, गुजरात, in which all the startups were invited to pitch their business ideas. Pandit Jewels Private Limited, registered in the state of Maharashtra, sponsored the summit and paid the sponsorship fees of 1.5 lakh to the Regal Foundation Commerce. क्या बोल रहा है? कह रहा है पंडित ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, रजिस्टर्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, स्पॉन्सर्ड द समिट एंड पेड द स्पॉन्सरशिप फीस टू द रीगल फाउंडेशन ऑफ कॉमर्स। यहां पे सर्विस देने वाला व्यक्ति कौन है? सर्विस देने वाला व्यक्ति कौन है? ये जो रीगल फाउंडेशन कॉमर्स है, ये आपका सर्विस प्रोवाइडर है। इसने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है, इसने स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी है। किसको दी है? पंडित ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड को। ये आपका सर्विस रिसिपिएंट है। मतलब आपका सर्विस रिसिपिएंट कौन है? आपका सर्विस रिसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है। आपका सर्विस रिसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सर्विस रिसिपिएंट एक बॉडी कॉर्पोरेट है। सर्विस प्रोवाइडर आपका आरएफसी है। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन हु इज द पर्सन लायबल टू पे टैक्स इफ आरएफसी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। इफ आरएफसी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। अभी रिसेंटली यहां पर अमेंडमेंट आई है, याद करो मैंने आपको अमेंडमेंट पढ़ाई थी, याद करो मैंने आपको अमेंडमेंट पढ़ाई थी। मैंने आपसे कहा था कि सर्विस प्रोवाइडर अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर्विस रिसिपिएंट कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमेशा क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस प्रोवाइडर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और सर्विस रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और सर्विस रिसिपिएंट भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या लगेगा? एफसीएम लगेगा। हमारे केस में क्या हो रहा है सर? हमारे केस में क्या हो रहा है? अगर आरएफसी सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट है तो बाबू यहां पे हमेशा क्या लगेगा? यहां पे हमेशा एफसीएम, एफसीएम लगेगा। यानी कि आपका जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो आरएफसी है, उसी को यहां पे टैक्स देना पड़ेगा। अगर रीगल फाउंडेशन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, अगर रीगल फाउंडेशन बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है लेकिन रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट जो है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो यहां पर क्या लग जाएगा सर? आरसीएम लग जाएगा। और अगर आरसीएम लग जाएगा
तो आपका ये जो पंडित ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड है, ये यहां पे क्या हो जाएगा, लायबल हो जाएगा जीएसटी पे। तो ये वाला जो टेबल है वो याद रखना, ये वाला टेबल याद रखना कि अगर सर्विस प्रोवाइडर बॉडी कॉर्पोरेट है, रिसिपिएंट कोई भी हो, हमेशा एफसीएम लगेगा। सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रिसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, तो क्या लगेगा, आरसीएम। ठीक है मालिक, ओके। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कर रहा है, कह रहा है एग्जामिन करो वेदर द जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड इन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विस। एग्जेम्पशन के बारे में पूछ रहा है कि जीएसटी एग्जेम्प्ट है कि नहीं, ये बता दो। पहला पॉइंट आ रहा है एपेक्स फैसिलिटी प्रोवाइडेड सिविल मेंटेनेंस सर्विस। सिविल मेंटेनेंस सर्विस क्या होती है, सिविल मेंटेनेंस सर्विस क्या होती है, सिविल मेंटेनेंस होती है बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करने की सर्विस। व्हाइट वॉश की सर्विस, कहीं से छत टपक रही है उसकी सर्विस, कहीं से सीमेंट उखड़ रहा है उसकी सर्विस, सिविल मेंटेनेंस सर्विस दी है। फॉर द अपकीप ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली हेड ऑफिस बिल्डिंग। तो एमसीडी की हेड ऑफिस की बिल्डिंग का सिविल मेंटेनेंस सर्विसेज है, जहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाई गुड्स की 20% की है और बाकी आपके पास क्या है, मेंटेनेंस सर्विसेज की। तो बाबू हमने एक एग्जेम्पशन पढ़ी थी कि बाबू अगर आप म्युनिसिपैलिटी को या फिर पंचायत को कोई सर्विस देते हो और जो कि आपके पास कंपोजिट सप्लाई है, जहां पर आपका गुड्स का कंपोनेंट अप टू 25% है, गुड्स का कंपोनेंट अप टू 25% है, तो वहां पर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन ये एग्जेम्पशन आपको तभी मिलती है जब म्युनिसिपैलिटी और पंचायत पब्लिक के लिए काम करते हैं, रोड बनाते हैं, स्ट्रीट लाइट्स लगाते हैं, वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सीवरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो एग्जेम्पशन मिलती है। अगर म्युनिसिपैलिटी और पंचायत अपना ही ऑफिस मेंटेन करने के लिए कोई सर्विस लेते हैं तो वहां पर एग्जेम्पशन नहीं मिलती। फंक्शन एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और पंचायत, वो वाली सर्विस के लिए अगर आपने सर्विस ली है तो एग्जेम्पशन मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती। मतलब ये सर्विस आपके पास क्या हो जाएगी सर, टैक्सेबल हो जाएगी। ये आपकी अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट जिसने नहीं देखी वो देख ले। तलरेजा एंड तलरेजा फर्म ऑफ एडवोकेट्स हैं, इन्होंने लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं स्टेट गवर्नमेंट को फॉर द रिप्रेजेंटेशन इन द हाई कोर्ट। सर वकील साहब अगर गवर्नमेंट को सर्विस देते हैं तो वो सर्विस अपने पास क्या होती है सर, एग्जेम्प्ट होती है। PLF मॉल नोएडा प्रोवाइड सर्विसेज बाय वे ऑफ व्हीकल पार्किंग। मॉल ने व्हीकल पार्किंग की सर्विस दी है टू द जनरल पब्लिक इन द बेसमेंट ऑफ द मॉल। सर व्हीकल पार्किंग पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये अपने पास टैक्सेबल होती है। व्हीकल पार्किंग को लेकर कोई एग्जेम्पशन नहीं है, ये अपने पास टैक्सेबल होती है। सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू अ स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट्स टू एंड फ्रॉम द स्कूल। हमने स्कूल को सर्विस दी है बच्चों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सर कॉलेज यूनिवर्सिटी को देते हो तो टैक्सेबल होती है, स्कूल को देते हो तो एग्जेम्प्ट होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने चित्र बनाया था, ये देखिए। अगर आपने स्कूल को सर्विस दी है तो एग्जेम्प्ट होगी, स्कूल ने आगे बच्चों को दी है तो भी एग्जेम्प्ट होगी। तो यहां पर आपको एग्जेम्पशन मिलना तय है, चलिए मालिक आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि मिस्टर मुत्तुस्वामी एक इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स है रजिस्टर्ड इन बेंगलोर। अच्छी बात है, मुत्तुस्वामी इलेक्ट्रॉनिक्स के डीलर हैं, बेंगलोर कर्नाटक में रजिस्टर्ड हैं। इन्होंने हायर किया परिवहन लॉजिस्टिक्स को, एक अनरजिस्टर्ड जीटी है, याद रखना आपका परिवहन अनरजिस्टर्ड जीटी है, टू डिलीवर द गुड्स एट द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ कस्टमर इन जयपुर। ठीक है, Messrs परिवहन लॉजिस्टिक चार्ज 60,000 rupees for the transportation of good which was paid by Muthuswamy on the 4th of January through the account pay check. Delivery was also made on the same day. Parivahan Logistics did not raise the tax invoice for these services
सिंस इट वॉज अनरजिस्टर्ड। प्लीज बाबू जरा ध्यान से देखो यहां पर क्या हो रहा है। सर यहां पर आपका परिवहन लॉजिस्टिक जीटीए की सर्विसेज दे रहा है, जीटीए की सर्विसेज दे रहा है मुत्तुस्वामी को, जीटीए की सर्विस दे रहा है मुत्तुस्वामी को। और मुत्तुस्वामी कौन है सर? मुत्तुस्वामी रजिस्टर्ड व्यक्ति, मुत्तुस्वामी रजिस्टर्ड व्यक्ति है। तो परिवहन लॉजिस्टिक ने जीटीए की सर्विसेज दी है मुत्तुस्वामी जो कि रजिस्टर्ड है, और परिवहन लॉजिस्टिक आपका अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड, अनरजिस्टर्ड। तो बाबू यहां पर क्या लगना है? जीटीए की सर्विस है, आरसीएम लगना है, जीटीए की सर्विस है, आरसीएम लगता है। सर ये परिवहन लॉजिस्टिक अनरजिस्टर्ड है तो इसने आपको टैक्स इनवॉइस नहीं दिया। सर कैसे दे पाएगा? टैक्स इनवॉइस तो रजिस्टर्ड व्यक्ति इशू करता है, इसने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, टैक्स इनवॉइस इशू नहीं। तो राजा बेटा एक बात बताओ, अगर सर्विस प्रोवाइडर जो कि अनरजिस्टर्ड है और आपकी सप्लाई आरसीएम में कवर्ड है और आपके सप्लायर ने टैक्स इनवॉइस इशू नहीं किया, तो टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? टैक्स इनवॉइस कौन इशू करेगा? सर टैक्स इनवॉइस इशू करेगा आपका, टैक्स इनवॉइस इशू करेगा आपका सर्विस रिसिपिएंट, आपका जो मुत्तुस्वामी है, मुत्तुस्वामी है, ये अपने पास टैक्स इनवॉइस इशू करे। कोई मुझे बताएगा कि ये टैक्स इनवॉइस इशू करने का टाइम लिमिट क्या है? अमेंडमेंट में मैंने आपको पढ़ाया था, ये टैक्स इनवॉइस को इशू करने का टाइम लिमिट क्या है? सर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। सर्विस कब कंप्लीट हुई है? सर डिलीवरी 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 आपने कब दे दी थी? 4 जनवरी को दे दी थी। डिलीवरी आपने 4 जनवरी को दे दी थी, यहां से आपको 30 दिन के अंदर अंदर इशू कर देना चाहिए, यानी कि 3 फरवरी तक आपके पास इशू हो जानी चाहिए, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, 30 डेज के अंदर आपकी इनवॉइस इशू हो जानी चाहिए। अब आप मुझे टाइम ऑफ सप्लाई बताओगे, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर 13/3 लगेगा, 13/3 लगेगा। और मैंने आपको बताया था कि अगर सर्विस रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करनी है, सर्विस रिसिपिएंट को अगर इनवॉइस इशू करनी है तो टाइम लिमिट के लिए क्या चेक करोगे? वो दिन जिस दिन इनवॉइस इशू हुआ है, या फिर वो दिन जिस दिन पैसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है, या फिर जिस दिन पैसा डेबिट हो गया है बैंक से। 61st डे चेक नहीं करेंगे, 61st डे चेक नहीं करेंगे, 61st डे चेक नहीं करेंगे। यहां पर पहला सवाल पूछा गया है, पर्सन लायबल टू इशू द टैक्स इनवॉइस, मुत्तुस्वामी। कितना टाइम लिमिट है? 30 डेज का टाइम लिमिट है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय द जीटीए, assuming the tax invoice is issued on the last day on which it is should have been issued। आपने इनवॉइस कब इशू करी? आपने इनवॉइस कब इशू करी? एज्यूम करो कि आपने टैक्स इनवॉइस इशू करी है ऑन द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे, ऑन द लास्ट डे। तो लास्ट डे कौन सा है? लास्ट डे कौन सा है? 3 फरवरी। लास्ट डे है 3 फरवरी, 3 फरवरी। और आपने पेमेंट कब करी थी? आपने 60,000 रुपए की पेमेंट, आपने 60,000 रुपए की पेमेंट 4 जनवरी को कर दी थी। आपने 60,000 रुपए की पेमेंट 4 जनवरी को कर दी थी। विदित बेटा अमेंडमेंट्स पढ़ो जाके, जो अमेंडमेंट अपलोड करी है ना, एक बार अमेंडमेंट पढ़ो जाके। इनमें से जो भी आपका अर्लियर है, इनमें से जो भी आपका अर्लियर है, अर्लियर है, तो अर्लियर आपके पास क्या निकल कर आ रहा है? 4 जनवरी, 4 जनवरी। आइए मैं इसका सॉल्यूशन एक बार आपको रीड करवा देता हूं। तो यहां पर आपका जो परिवहन है, यहां पर जो आपका परिवहन है वो अनरजिस्टर्ड है। तो जो मुत्तुस्वामी है वो यहां पर क्या करेंगे सर? टैक्स इनवॉइस को इशू करेंगे। टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करनी होती है सर? टैक्स इनवॉइस आपको इशू करनी है विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज। यानी कि आपको टैक्स इनवॉइस कब तक इशू करनी है? टिल 3 फेब तक इशू करनी, टिल 3 फेब तक इशू करनी है। ठीक है। अच्छा, अगर आपके रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना है, अगर आपके रिसिपिएंट को इनवॉइस इशू करना है,
अगर रिवर्स चार्ज का केस है, रिवर्स चार्ज का केस है और जो रिसिपिएंट है उसे इनवॉइस इशू करना है, उसे इनवॉइस इशू करना है, तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकलता है? जिस दिन आपने पेमेंट करी है या फिर जिस दिन आपने इनवॉइस इशू करी है, दोनों में जो भी आपका क्या है अर्लियर, तो आपने पेमेंट 4 जनवरी को करी है, इनवॉइस आपने 3 फरवरी को इशू करी है, दोनों में अर्लियर 4 जनवरी है, यही आपका टाइम ऑफ सप्लाई। ठीक है, हाँ। चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके पास निकल कर आ रहा है, लास्ट क्वेश्चन आपके पास निकल कर आ रहा है और सितंबर 25 का आपका आरटीपी कंप्लीट हो जाएगा। मैस्कॉट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, हेयर इन आफ्टर रिफर्ड एज MMPL, a dealer of motor vehicle registered in उदयपुर राजस्थान। मैस्कॉट मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, MMPL डीलर है, डीलर ऑफ मोटर व्हीकल रजिस्टर्ड इन उदयपुर, has given X work contract to Mr. Ganesh Traders registered in Ahmedabad for manufacturing of 10 units of pickup vans। तो गणेश ट्रेडर क्या करेगा सर? गणेश ट्रेडर क्या करेगा? गणेश ट्रेडर MMPL के लिए क्या रेडी करेगा सर? मैन्युफैक्चर करेगा 10 पिकअप वैन मैन्युफैक्चर करेगा। गणेश ट्रेडर ने मैन्युफैक्चर करी वैन और हैंड ओवर कर दी ट्रांसपोर्टर को ऑन बिहाफ ऑफ MMPL। मैन्युफैक्चर करी वैन्स और इसे हैंड ओवर कर दिया टू द ट्रांसपोर्टर ऑन द बिहाफ ऑफ MMPL ऑन 29 अप्रैल एंड डिलीवरी ऑन इट्स पार्ट इज कंप्लीटेड एट इट्स फैक्ट्री गेट इन अहमदाबाद। तो गणेश ने डिलीवरी कंप्लीट कर दी अपने फैक्ट्री गेट पे, मतलब एक्स फैक्ट्री माल था, मतलब कि एक्स फैक्ट्री माल था। तो डिलीवरी कहां हो गई? डिलीवरी फैक्ट्री गेट पे हो गई और गुड्स को ट्रांसपोर्टर को डिलीवर कर दिया गया ऑन द बिहाफ ऑफ द डीलर, इसके बाद इट रेज द इनवॉइस फॉर ऑल द 10 पिकअप वैन्स ऑन द सेम डे, मतलब 29 अप्रैल को ही इनवॉइस भी रेज कर दिया गया। इनवॉइस 29 अप्रैल को रेज कर दिया। इसके बाद कह रहा है सर प्राइस ऑफ द वैन एक्स फैक्ट्री 10 लाख रुपए का था, एक्सक्लूडिंग GST 28%, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई 10 लाख की है और GST का रेट 28% है। वैन्स फिजिकली रिसीव्ड होती हैं शोरूम में 2 मई को और पेमेंट भी आप 2 मई को करते हो। आफ्टर द पेमेंट 2 वैन्स गॉट डैमेज कंप्लीटली इन अ फायर इन द शोरूम इन द फर्स्ट वीक ऑफ द मे एंड देयरफॉर दे आर रिटन ऑफ in the books of month of recipient by the MMPL. Discuss the availability of the ITC on the pickup vans to the MMPL with reference to the provision of GST law. MMPL is eligible to avail the ITC on the purchase of van and how much ITC is available in the respect of. सर यहां पर एक अमेंडमेंट आई थी, हम लोगों ने देखा था कि जो ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक क्लैरिफिकेशन आया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर एक क्लैरिफिकेशन आया है। क्या क्लैरिफिकेशन आया है सर? क्लैरिफिकेशन ये आया है कि जो आपका मैन्युफैक्चरर होता है, गाड़ी का जो मैन्युफैक्चरर होता है, वो जिस दिन डिलीवरी देगा ट्रांसपोर्टर को, वो जिस दिन गुड्स को हैंड ओवर करेगा गुड्स को ट्रांसपोर्टर को, और ट्रांसपोर्टर जब गुड्स को डिलीवर करेगा डीलर को तो यहां पर रिसीट कब माना जाएगा? सर क्लैरिफिकेशन आई है, क्लैरिफिकेशन कहती है कि जिस दिन मैन्युफैक्चरर ने ट्रांसपोर्टर को गुड्स हैंड ओवर कर दिए, यहां पर हम इसे क्या मान लेंगे? डीम्ड रिसीट मान लेंगे। यहां पर हम डीम्ड रिसीट मान लेंगे डीलर को। फिजिकल डिलीवरी कब हुई है? फिजिकल डिलीवरी यहां पर हुई है, यहां पर फिजिकल डिलीवरी हुई है। तो लॉ मेकर कह रहा है कि हमें फिजिकल डिलीवरी नहीं देखनी। लॉ मेकर कह रहा है
कि हमें फिजिकल डिलीवरी नहीं देखनी, हमें फिजिकल डिलीवरी नहीं देखनी, फिजिकल डिलीवरी इररिलेवेंट है, फिजिकल डिलीवरी इररिलेवेंट है। हम ये मानेंगे कि जिस दिन आपने हैंडओवर कर दिया है आपको रिसीट हो गया है। अब सेक्शन नंबर 16 क्या कहता है? सेक्शन नंबर 16 कहता है आपको अगर आईटीसी क्लेम करना है तो आपको गुड्स क्या हो चुके होने चाहिए, आपको गुड्स रिसीव हो चुके होने चाहिए और आपके पास उसका क्या होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए। तो सर यहां पर डीम्ड रिसीट किस दिन हुई है? डीम्ड रिसीट 29 अप्रैल को हुई है, डीम्ड रिसीट 29 अप्रैल को हुई है और इनवॉइस भी आपकी 29 अप्रैल की है। इसका मतलब आप आईटीसी कब ले पाओगे? इसका मतलब आप आईटीसी 29 अप्रैल को ले पाओगे, आप आईटीसी 29 अप्रैल को ले पाओगे। तो ट्रांसपोर्टर को कितनी गाड़ियां हैंडओवर करी गई थी? ट्रांसपोर्टर को 10 गाड़ियां हैंडओवर करी गई थी, यानी कि 29 अप्रैल को आपको 10 वैन का आईटीसी मिल जाएगा। एक वैन कितने की थी? एक वैन 10 लाख रुपए की थी, एक वैन 10 लाख रुपए की थी। तो 10 लाख पे 28%, 10 वैन का, 10 वैन का, 10 लाख का 28%, 10 वैन का, यानी कि आप 28 लाख का आईटीसी क्लेम कर सकते हो अप्रैल के महीने में। आप 28 लाख का आईटीसी क्लेम कर सकते हो अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने। अच्छा, इसके बाद राजा बेटा, इसके बाद राजा बेटा मई के महीने में क्या हुआ? मई के महीने में आपकी 2 वैन डिस्ट्रॉय हो गई, आपकी 2 वैन डिस्ट्रॉय हो गई और आपने उनको अपनी बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया, आपने उनको अपनी बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो जैसे ही मई के महीने में, मई के महीने में आपकी 2 वैन डिस्ट्रॉय हुई तो आपको मई के महीने में क्या करना पड़ेगा? 2 वैन का आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। क्यों रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि सर 17.5 कहता है कि इनका आईटीसी ब्लॉक्ड है। 17.5 कहता है कि अगर गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए और आपने उनको बुक्स में से राइट ऑफ कर दिया तो बाबू उसका आईटीसी ब्लॉक्ड है, यानी कि अब आपको इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। यानी कि 10 लाख रुपए की एक गाड़ी थी, 28% का जीएसटी था, 2 वैन का आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ेगा, यानी कि 5,60,000 का आईटीसी आपको रिवर्स करना। तो आपको अप्रैल के महीने में, अप्रैल के महीने में आपको 28 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा, अप्रैल के महीने में आपको 28 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा और आपको मई के महीने में 5,60,000 का आईटीसी जो है बेटा वो अपने पास रिवर्स करके चलना पड़ेगा, वो आपको अपने पास रिवर्स करके चलना पड़ेगा। तो ये सॉल्यूशन आप एक बार देख लीजिए, ये सॉल्यूशन आप देख लीजिए क्या कह रहा है? वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू अ रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, फैक्टर acting as an agent or otherwise before or during the movement of the goods either by way of transfer of document or the title of the goods. Further, it is clarified that by the circular that in case of X work the property in the goods can be considered to have been passed, property in goods shall be considered to have been passed on to the dealer upon handing over of the said goods to the transporter at his factory gate, meaning the goods can be considered to have been delivered to the registered. ये मान लिया जाएगा कि गुड्स मिल चुके हैं, गुड्स मिल चुके हैं। तो अब आपको क्या हो जाएगा सर? अब आपको क्या हो जाएगा? 29 अप्रैल को आपको 28 लाख का आईटीसी मिल जाएगा अप्रैल के महीने में। फिर सब्सीक्वेंटली जब मई में आपने 2 वैन्स को राइट ऑफ कर दिया तो मई के महीने में आपको आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। कितना रिवर्स करना पड़ेगा? 5,60,000। हाँ, आप अपने ओन लैंग्वेज में लिख सकते हो चीकू भाई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप इसकी अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है मालिक। एवरीवन, एवरीवन, ठीक है। चलिए एक काम कर लेते हैं, हम मई 25 का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, थोड़ा सा मई 25 का भी डिस्कशन कर लेते हैं और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसे कल की क्लास में टेकअप कर लेंगे। क्या कहते हो? क्या कहते हो? मई 25 का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, मई 25 का भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। आफ्ताब बेटा जो मेरी अमेंडमेंट वाले नोट्स है ना, आप उसको चेक करना, उसमें क्लैरिफिकेशन लिखी हुई है
जितनी क्लैरिफिकेशन वहां पर लिखी है ना उतनी ही आप यूज कर लेना। एक बच्चा क्या कह रहा है कि बिना अमेंडमेंट के आरटीपी बिना अमेंडेड जाने सॉल्व ही नहीं। अगर आपको सेक्शन आता है वैभव तो आप कोट कर देना, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं। चलिए आ जाइए, एक काम करिए जल्दी से मई 25 के आरटीपी पे आ जाइए। ये मई 25 का आरटीपी आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा। मई 25 का आरटीपी आपको आईसीएआई की वेबसाइट पे मिल जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है प्रिया बेटा, ऐप पर भी अपलोडेड है और यूट्यूब पर भी अपलोडेड है। अब तुम्हारे घर पे आके तो डिलीवरी होगी नहीं, अनाउंसमेंट हुई थी, ऐप पर भी अनाउंसमेंट हुई थी और वाईटी पे भी वीडियो गई है, दोनों जगह पे गई है, जहां तुम्हारा मन करे वहां पर देख लेना। चलिए आ जाइए जी, आ जाइए, आ जाइए जी, आ जाइए। केस सिनेरियो इसका हम लोग कल करेंगे, इसका केस सिनेरियो हम लोग कल करेंगे। हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं पहले। चलिए हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं, आ जाइए। मई 2025 का हम आरटीपी करने जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखने जा रहे हैं। मिस्टर हृदय has obtained a voluntarily registration under the GST in the state of MP in the month of January, but has not commenced the business till the month of September. In October, proper officer issues a show cause notice for the cancellation of his registration. You are required to examine whether the action taken by the proper officer is justified in law. Also list the other circumstances when the proper officer can cancel the registration under section 29 subsection. राजा बेटा एक बात बताओ, हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपने वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लिया है और आपने 6 महीने तक धंधा चालू नहीं किया, 6 महीने तक धंधा चालू नहीं करा, तो प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकता है, कैंसिल कर सकता है। यहां पर आपने जनवरी में वॉलंटरली रजिस्ट्रेशन लिया था, सितंबर तक यानी कि 9वें महीने तक आपने धंधा चालू नहीं करा, 10वें महीने में अक्टूबर में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है, यानी कि 6 महीने तक आपने धंधा चालू नहीं करा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैंसिल करा जा रहा है। तो क्या एक्शन टेकन बाय द प्रॉपर ऑफिसर जस्टिफाइड है? सर बिल्कुल जस्टिफाइड है, बिल्कुल जस्टिफाइड है। इसके बाद कह रहा है कि और कौन कौन से सर्कमस्टेंसेस हैं जहां पर प्रॉपर ऑफिसर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है। भाई साहब आपने अपनी जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी लगातार 3 महीने तक या फिर पूरे क्वार्टर की, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद सर आपके पास आपने इनवॉइस इशू कर दिया विदाउट द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। गवर्नमेंट ने जीएसटी घटा दी लेकिन आपने उसका बेनिफिट अपने कस्टमर को पास ऑन नहीं करा, आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा। सर आपका जीएसटीआर 1 और आपका जीएसटीआर 3B मिसमैच कर रहा है, आपका जीएसटीआर 2B और आपका जीएसटीआर 3B मिसमैच कर रहा है, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आप अपने डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से अपना धंधा नहीं चला रहे हो, रजिस्ट्रेशन लेते वक्त आपने जो अपना डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बताया था वहां से आप धंधा नहीं चला रहे हो, कैंसिल हो जाएगा। सर अगर आपने रजिस्ट्रेशन विलफुल मिस स्टेटमेंट, फ्रॉड से लिया है, सप्रेशन ऑफ फैक्ट से लिया है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें वहां पर है, आप एक बार देख लीजिए। इसके बाद आपके पास अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि आपको डिटरमिन करना है टैक्सेबिलिटी और अदरवाइज ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवेज की टैक्सेबिलिटी के बारे में बातचीत हो रही है। इंडियन रेलवेज क्लॉक रूम सर्विसेज प्रोवाइडेड टू द पैसेंजर। क्लॉक रूम क्या होता है? जहां पर पैसेंजर अपना सामान जमा करते हैं। जैसे मैं दिल्ली पहुंचा और मेरी अब ट्रेन मान लो शाम की है, तो मैंने सोचा थोड़ी देर बंगला साहिब गुरुद्वारे हो आता हूं या लाल किला देख आता हूं, तो सामान क्या करा जाता है? रेलवे स्टेशन के क्लॉक रूम में जमा करवा दिया जाता है। इसके लिए क्लॉक रूम थोड़ा सा पैसा चार्ज करती है, क्लॉक रूम थोड़ा सा पैसा चार्ज करती है। सर यहां पर क्लैरिफिकेशन आई थी
कि ये सर्विस जो होती है क्लॉक रूम वाली, वो क्या होती है सर, एग्जेम्प्ट होती है, इस पे कोई भी जीएसटी आपकी एप्लीकेबल नहीं होती। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन द सेकंड क्लास, सेकंड क्लास जो होती है बेटा वो नॉन एसी होती है, इसमें एसी नहीं होता बेटा, जनरल डब्बा होता है, जनरल डब्बा, भगवान ना करे कभी आपको इसमें सफर करना पड़े। ये भी क्या होता है बेटा, एग्जेम्प्ट होता है। सेकंड क्लास जो होता है जनरल डब्बा होता है, नॉन एसी होता है, ये भी आपका एग्जेम्प्ट होता है। सर अगर आप प्लेटफॉर्म टिकट्स देते हो पैसेंजर को प्लेटफॉर्म टिकट देते हो तो मालिक ये भी आपके पास क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। क्या हमने ये क्लास में पढ़ी थी, जल्दी से बताओ, क्या ये सारी एग्जेम्पशंस हमने क्लास में पढ़ी थी? मैंने आपको बताया था कुछ नई एग्जेम्पशंस ऐड हुई हैं, बोलो बेटा, मैंने बताया था, बोलो राजा बेटा, ओ मेरे राजा बेटा बोलो, मैंने बताया था ऐसा आपको? ये देखो मैंने लिखवाया भी था आप लोग को, सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट्स, फैसिलिटी ऑफ रिटायरिंग रूम और वेटिंग रूम, क्लॉक रूम की सर्विसेज, बैटरी ऑपरेटेड कार सर्विसेज, ठीक है, ये सारी सर्विसेज आपकी क्या होती हैं सर, एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। अच्छा, रेंटिंग ऑफ वेयर हाउस लोकेटेड इन बेंगलुरु रेलवे स्टेशन टू पारस ट्रेडर रजिस्टर्ड इन चेन्नई, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर दी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज ने इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर दी, क्या ये टैक्सेबल होगी? हाँ सर टैक्सेबल होगी। क्या यहां पे रिवर्स चार्ज लगेगा? नहीं सर, यहां पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, यहां पे फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। रिवर्स चार्ज जब पढ़ते हैं तो वहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर गवर्नमेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर देती है तो आरसीएम लगेगा, लेकिन वहां पर एक्सेप्शन डाला हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किराए पर देती है तो वहां पर आरसीएम नहीं लगता, वहां पर एफसीएम लगता है। सर्विस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर इन एयर कंडीशनड कोचेस, तो एसी कोच में अगर आपको सर्विस मिल रही है तो एसी कोच में अगर आपको सर्विस मिलेगी टैक्सेबल होगी, और यहां पर भी फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ द फ्लड अफेक्टेड एरिया, तो रिलीफ मटेरियल अगर आप पहुंचाते हो तो एग्जेम्प्ट होता है, न्यूज़पेपर पहुंचाते हो तो एग्जेम्प्ट होता है, याद करो मैंने पॉइंट पढ़ाए थे आपको, ये पॉइंट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस पढ़ाते हो तो एग्जेम्प्ट होता है, मिल्क, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर पहुंचाते हो एग्जेम्प्ट होता है, ठीक है। अगला ऑर्गेनिक मैन्योर वाला है, ये आपके पास क्या हो जाता है सर, एग्जेम्प्ट होता है। हाँ मैंने एग्जांपल करवाया था रैंडम, वेरी गुड, ठीक है। चलो हाँ समय काफी है, ठीक है? चलिए आ जाइए, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है? सर मिस्टर बिंदुसार इज एन एम्प्लॉई इन गलगोटिया एंड सन्स, बिंदुसार एम्प्लॉई हैं इन गलगोटिया एंड सन्स वर्किंग एट इट्स मुंबई ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है सर। बिंदुसार जो है वो अनरजिस्टर्ड है, ठीक है। हिज फैमिली इज लोकेटेड इन बरेली उत्तर प्रदेश, फैमिली बरेली में रहती है यूपी में, और खुद मुंबई में रहते हैं। His son requires laptop for a school project on an urgent basis. Therefore, Bindu places order on Amazon.in e-commerce platform for the supply of laptop of the latest configuration for his son, which is to be delivered at his residential address located in Bareilly. Bindu sir, while placing the order on the e-commerce platform, provides the billing address of his permanent location that is in Mumbai, Maharashtra. You are required to determine the प्लेस ऑफ सप्लाई। तो मैंने आपको बताया था कि सर अगर आप ई कॉमर्स पे ऑर्डर प्लेस करते हो और उसमें आपने अपना बिलिंग एड्रेस मुंबई का बता रखा है और आपने डिलीवरी एड्रेस अपना यूपी का बता रखा है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगी सर? सर प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगी यूपी, जहां पर माल डिलीवर हुआ है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेस्टिनेशन है गुड्स का वो क्या है?
डेस्टिनेशन गुड्स का क्या है सर? डेस्टिनेशन गुड्स का यूपी है। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी जो है वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। अल्टीमेटली गुड्स की डिलीवरी कहां पर हो रही है? अल्टीमेटली गुड्स की डिलीवरी यूपी में हो रही है, तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा वो क्या बनेगा सर? यूपी बनेगा। तो सर इस क्वेश्चन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इस क्वेश्चन में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधे सीधे आपको बताना है प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ डिलीवरी। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा? लोकेशन ऑफ डिलीवरी, दैट इज यू, दैट इज यूपी। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर क्या बन जाएगा सर? यूपी। ठीक है, ओके, आ जाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 भी बढ़िया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? मेहुल एंटरप्राइजेस इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन उत्तर प्रदेश। मेहुल एंटरप्राइजेस रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी इन उत्तर प्रदेश, एंड ये मंथली रिटर्न फाइल करते हैं, and is engaged in making the taxable supply of goods and services. It furnished the details of its outward supply. It furnished the details of its outward supply in the form GSTR1 for the month of January on 11th February. इन्होंने जनवरी का R1 11 फरवरी को फाइल कर दिया, जो कि इसकी ड्यू डेट भी थी। However, on 14th Feb, accountant of Mehul noticed that one invoice issued to Vaishali for the supply of goods, जिसकी वैल्यू 1 लाख रुपए की थी, pertaining to the January has been inadvertently missed to be declared in the R1. He has approached you for the advice before furnishing the 3B of the said month. ये आपके पास आए हैं एडवाइस लेने 3B फाइल करने से पहले। You are required to briefly discuss whether the Mehul can amend the details of the outward supply furnished in the R1 of the January. If such amendment is permitted and details of form GSTR1 are amended, whether the details of the said invoice will be available in 2B of the Vaishali for the month of January. आओ सर, हमने क्या सीखा है सर? मैं आपको बताता हूं सर, मैं आपको बताता हूं। प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, हमने जनवरी का R1 कब फाइल करा? हमने जनवरी का R1 फाइल कर दिया अप टू द ड्यू डेट, यानी कि हमने इसे 11 फरवरी तक फाइल कर दिया। हमने R1 को 11 फरवरी तक फाइल कर दिया। हमारे R1 फाइल करने से क्या होगा सर? आपके R1 फाइल करने से आपका रिसिपिएंट का 2B जनरेट हो जाएगा। रिसिपिएंट का 2B जनरेट हो जाएगा। कब से जनरेट हो जाएगा सर? रिसिपिएंट का 2B जनरेट हो जाएगा 12 फरवरी को। अब आप मुझे बताओ, आपको आपका 3B कब फाइल करना है? सर आपको आपका 3B फाइल करना है 20 फरवरी को। आपको आपका 3B फाइल करना है 20 फरवरी। अब सर इसके बीच में R1 फाइल करने के बाद और 3B फाइल करने से पहले, R1 फाइल करने के बाद और 3B फाइल करने से पहले अगर आपको कोई एरर या ओमिशन मिलता है, तो आप उस एरर को या फिर आप उस ओमिशन को रेक्टिफाई कर सकते हो। कैसे रेक्टिफाई कर सकते हो सर? आप उस ओमिशन को और एरर को रेक्टिफाई कर सकते हो अपनी GSTR 1A फाइल कर। आप यहां पे GSTR 1A यहां पर क्या करोगे? फाइल करोगे। जैसे ही आप अपनी GSTR 1A फाइल करोगे, आपका GSTR 1 क्या हो जाएगा सर? आपका GSTR 1 अमेंड हो जाएगा।
और आपकी 3B करेक्ट फाइल हो जाएगी। आपकी 3B विदाउट एरर, विदाउट ओमिशन फाइल हो जाएगी। बोलो बेटा, बोलो बेटा, यहां तक बात ठीक है? R1 फाइल करने के बाद और 3B फाइल करने से पहले अगर आपको R1 में कोई भी एरर दिखता है तो वो एरर को आप रेक्टिफाई कर सकते हो GSTR1A फाइल करके। जैसे ही आप GSTR1A फाइल करोगे, आपने जो यहां पे GSTR1 फाइल करी हुई थी वो अमेंड हो जाएगी, वो अमेंड हो जाएगी। GSTR1 अमेंड हो जाएगी तो 3B आपकी विदाउट एरर फाइल हो जाएगी, करेक्ट फाइल हो जाएगी। अच्छा सर, ये जो आपने रेक्टिफिकेशन करा है, ये जो आपने रेक्टिफिकेशन करा है, क्या ये रेक्टिफिकेशन 2B में आएगा? नहीं। 2B मैंने आपको क्या बताया था? 2B कैसा डेटा है? 2B कैसा डेटा है सर? 2B स्टैटिक है, 2B स्टैटिक है, ये चेंज नहीं होता। 2B क्या है सर? 2B एक स्टैटिक डेटा है, स्टैटिक डेटा है, डायनेमिक नहीं है, ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है। 11 फरवरी तक जो भी डेटा R1 में आया है, 11 फरवरी तक जो भी डेटा R1 में आया है वो 2B में आ जाएगा। 11 तारीख के बाद जो R1 में आएगा, 11 तारीख के बाद जो R1 में आएगा वो ये वाले 2B में तो नहीं आएगा, वो ये वाले 2B में नहीं आएगा। अब वो कौन से वाले 2B में आएगा सर? ये डेटा आपको अपीयर होगा, ये डेटा आपको अपीयर होगा फेब के 2B में, फेब के 2B में। और फेब का 2B कब मिलेगा? फेब का 2B कब मिलेगा सर? वो आपको मिलेगा 12 मार्च को। फेब का 2B आपको कब मिलेगा सर? फेब का 2B आपको मिलेगा 12 मार्च को। तो जो आपने 1A में रेक्टिफिकेशन करी है, जो आपने 1A में रेक्टिफिकेशन करी है, उसका आईटीसी आपके रिसिपिएंट को अगले महीने की 2B में मिलेगा। तो अगर आपने फेब में रेक्टिफिकेशन करी है तो जब फेब का 2B जनरेट होगा, जब फेब का 2B जनरेट होगा तब आपके रिसिपिएंट को क्रेडिट मिलेगा। और फेब का 2B कब जनरेट होगा बेटा? 12 मार्च को। ये मैंने पूरी स्टोरी आपको बता दी है। इस स्टोरी को अगर आपको रीड करना है तो आप इसको एक बार रीड कर लेना, यहां से इसको आप रीड कर लेना यहां से। बच्चा कह रहा है सर आप क्यों नहीं रीड करा रहे हो? अरे बेटा डिस्कशन की बात हुई थी ना, डिस्कशन की बात हुई थी, डिस्कशन की बात हुई थी, डिस्कशन की बात हुई थी, तो डिस्कशन मैंने कर लिया। फिर भी अगर आप कहते हो तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ा देता हूं। मेहुल के पास ऑप्शन है, मेहुल के पास ऑप्शन है कि वो डिटेल्स फर्निश कर सकता है वैशाली ट्रेडर्स की GSTR1A में ऑन और आफ्टर द 14th फेब, बट बिफोर फाइलिंग द 3B। 3B फाइल करने से पहले आप 1A के अंदर वैशाली ट्रेडर की इनवॉइस को अपलोड कर सकते हो। इससे क्या होगा? करस्पॉन्डिंग इफेक्ट जो आपने 1A में डाला है वो आपकी लाइबिलिटी में अपीयर हो जाएगा 3B के अंदर, यानी कि आपका 3B करेक्ट फाइल हो जाएगा, आपका 3B करेक्ट फाइल हो जाएगा, 3B में कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। लेकिन आपने जो डिटेल्स फर्निश करी हैं अपने GSTR1A में आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ द GSTR1, वो रिफ्लेक्ट होंगी फॉर्म 2B में ऑफ द करंट टैक्स पीरियड। करंट टैक्स पीरियड मतलब फरवरी में अगर आपने उसे ठीक किया है, फरवरी में अगर आपने उसे ठीक किया है तो वो आपको फरवरी के 2B में दिखेगा, यानी कि जो मार्च में आपके पास आएगा, यानी कि जो मार्च में आपके पास। दिस इंप्लाइज दैट ITC फॉर द सप्लाईज declared or amended by the supplier through the form R1A will be available to the recipient in the 2B generated for the next tax period. The details of the missing invoice of Vaishali will be available in the 2B for the month of Feb. और Feb का 2B कब आएगा? Feb का 2B आपके पास अपीयर करेगा, Feb का 2B आपके पास अपीयर करेगा in the month of March, in the month of March. ठीक है मालिक? अभी आज के लिए इतना रखते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर केस सिनेरियो और ये वाला सूर्या वाला ये हम कल टेकअप करें, ठीक है? ये हम कल टेकअप करेंगे। तो कल का मेरा टारगेट क्या रहेगा? कल का मेरा टारगेट क्या रहेगा? कल का मेरा टारगेट रहेगा कि मैं आपको Jan 25 का RTP करा दूं,
Jan 25 हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे, प्लस May 25 का केस सिनेरियो प्लस क्वेश्चन नंबर 6, ये हम कल कर लेंगे। हाँ, कल वाली हमारी जो क्लास रहेगी PW ऐप पे तो लाइव चल रही है, PW ऐप पे लाइव चल रही है, ये आपको कल मिलेगी रात को 9 बजे। और जो बच्चे YouTube पे देख रहे हैं उनको रिकॉर्डेड मिलती है एक दिन बाद। ठीक है, चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, सी यू वेरी सून, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। लॉजिस्टिक सर्विस GTA होती है, लॉजिस्टिक सर्विस GTA होती है, GTA। अंजलि बेटा देखो, यही तो समस्या है जीवन की, जो नहीं मिलता बंदे को उसी की चाहत होती है। बंदे को जो मिलता है ना उसका शुक्र नहीं है, बंदे को जो मिलता है उसका शुक्र नहीं है, जो नहीं मिलता उसी का गम है। ये सेशन मिल रहे हैं, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, MCQ मिल जाते तो बेहतर होता। करते हैं प्रबंध उसका भी। बाय बाय।